वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज का एक टॉपिक जो अपन ने चूज किया है वो है एक स्कीम जो कि टेंटेटिवली अभी लॉन्च होने वाली ही है, इसी मंथ या दिसंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है पीएम किसान भाई स्कीम। इसे भंडारण इंसेंटिव स्कीम भी बोला जा रहा है। भंडारण मतलब होता है स्टोरेज। ये स्कीम लॉन्च होने वाली ही है। अब इस स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं और सबसे जरूरत इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी स्कीम से अपन समझेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या फ्लॉज है इंडिया में, और उन सिस्टमैटिक फ्लॉज को समझने के बाद ही अपन समझ सकते हैं हर स्कीम जो उन फ्लॉज को रिमूव करने के प्रति टारगेटेड है। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। अब यदि आप नॉर्मली हार्वेस्टिंग सीजन पे बात करोगे तो जहां पर किसान का क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो गया, जैसे ही हार्वेस्ट होता है उसके बाद उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो उसे सेल कर दे या तो वो उसे स्टोर कर ले। स्टोर करने का क्या प्रोविजन रहता है कि कई बार प्राइसेस जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। प्राइसेस नॉर्मली कम इसलिए होती हैं क्योंकि हार्वेस्ट सीजन में सप्लाई अचानक से ओवर प्रोडक्शन की वजह से बढ़ जाती है। तो मतलब कि किसी पर्टिकुलर ईयर में ओवर प्रोडक्शन हुआ तो भी किसान फायदा नहीं उठा पाता है क्योंकि प्राइस कम हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखोगे कि उसी समय जब सेलिंग होती है एग्रीकल्चरल गुड्स की तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स उनको होल्ड कर लेते हैं और मार्केट में रिलीज भी नहीं करते हैं। होता क्या है, इस काला बाजारी के चक्कर में जो मेजर जो स्टेक होल्डर हैं वो फार्मर, उनको अपने प्रोड्यूस का पैसा नहीं मिलता है। दूसरा मेजर स्टेक होल्डर है आम आदमी जो कंज्यूमर है, वो भी प्रभावित होते हैं नेगेटिवली क्योंकि उनको प्राइसेस हाई पे करनी पड़ती है। इन दोनों प्रॉब्लम को ये स्कीम एड्रेस करने की बात करती है। कैसे एड्रेस करेगी, अब अपन इस बात को समझेंगे। तो इसका मेजर एम क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 86% फार्मर्स जो हैं इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड। अब होता क्या है, इनके पास पैसा नहीं होता है कि वो स्टोर कर सके, तो जो भी रेट चल रही है वो उसमें मार्केट में जाकर बेच देते हैं। इन्हीं को ये स्कीम प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा ट्रेडर्स की जो मोनोपोली है अपन ने देखा, उसको भी ये स्कीम तोड़ेगी। ठीक है, और यदि इसे फार्मर्स गुड्स को बाद में सेल कर सकते हैं तो उनको बेटर प्राइस मिल सकती है और एक स्मूथ सप्लाई टू द मार्केट इज ऑल्सो एंश्योर्ड। ठीक है, अब इसी के बारे में अपन समझते हैं कि होगा क्या और कैसे होगा। तो इस स्कीम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है वेयरहाउस रेंटल सब्सिडी, मतलब कि जैसे ही प्रोड्यूस आया, वंस प्रोड्यूस आ गया तो फार्मर जा सकता है वेयरहाउस में और इस वेयरहाउस में अपने सामान को रख सकता है। अब रखने में यहां पर जैसा कि नाम ही बोल रहा है रेंटल सब्सिडी, यहां पर कोल्ड हाउस में रखने पर फार्मर को सब्सिडी मिलेगी। क्या रेट रहेगी, उसे मात्र 4 रुपए पर क्विंटल पर मंथ को देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फार्मर एलिजिबल होगा, जो अपन ने ऑलरेडी बात की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एफपीओ। एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर के बेनिफिट के लिए बनती है। हालांकि टेक्निकली ये कोऑपरेटिव नहीं है, बट फार्मर लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, एक काइंड ऑफ कंपनी बनाते हैं, जिसको एफपीओ आसान भाषा में अपन बोले तो बनती है। इसकी टाइम लिमिट रहेगी कि 15 दिन से नीचे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और 3 मंथ से ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब कि इन बीच में ही आपको 15 दिन से 3 महीने के बीच में ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यदि 3 मंथ से ज्यादा हो तो कहीं ऐसा ना हो होर्डिंग का इंसिडेंस बढ़ जाए, और जरूरत यह है कि जब हार्वेस्ट हो जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उसे ऑफलोड भी किया जा सके। ऑफलोड करने से क्या होगा, जो एफसीआई है, जो फूड प्रोक्योर करता है, उसके पास भी एडिक्वेट सप्लाई हो और मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ प्रोड्यूस ना हो जाए। इस वजह से इसे टाइम बाउंड किया गया है।
ठीक है, जो सब्सिडी दी जाएगी वो डे टू डे बेसिस में दी जाएगी। होगा क्या, अब जैसे ये फार्मर ने यहां पर अपना प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेज में रखा तो इनको सब्सिडी मिली। अब इसके बदले इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें एक रिसिप्ट मिलेगी। नाउ दिस रिसीट मिलेगी, नाउ दिस इज वेयर हाउस, यहां पर वेयर हाउस की एक रिसिप्ट मिलेगी, दैट इज नोन एज नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ये ई तरीके से मिलेगी, मतलब कि ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब इस रिसीट से फायदा क्या होगा, ये रिसीट प्रूफ देगी कि इस फार्मर का इतना प्रोड्यूस हमारे ऑथराइज गोडाउन में वेयर हाउस में सेव है। इस रिसीट इट इज समथिंग कि फ्यूचर में फार्मर को इतना कैश मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, वो जाएगा तो बैंक से लोन ले सकता है। तो यदि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है तो उस बेसिस में ये इससे लोन भी ले सकता है। और इसी को ये ई नाम जो है जिससे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं फार्मर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ई नाम के जरिए वो ऑल ओवर इंडिया सेल भी कर सकता है। क्या क्या फायदा मिला, सबसे पहले एक मार्केट मिला जो ऑल ओवर इंडिया का है, लोन के लिए एक कोलैटरल मिला जो उनका ही प्रोड्यूस है, और सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टोरिंग मिला। ये वाले कंपोनेंट का नाम है PRI, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। यही है स्कीम बेसिकली PM किसान भाई। तो यदि अपन समझे तो 3 मंथ तक आफ्टर द हार्वेस्ट परमिट रहेगा। ठीक है, फार्मर का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसे बेटर मार्केट प्राइस मिल सकेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स इसका फायदा उठाते थे उनकी मोनोपोली भी खत्म होगी, मेजर एडवांटेज फार्मर्स को मिलेगा। इसके अलावा कंट्रोलिंग सप्लाईज ऑफ सीजन, सप्लाई रेगुलेटेड वे में होगी। तो यदि आज प्रोड्यूस हुआ 3 महीने अभी कुछ निकल जाएगा, कुछ 3 महीने बाद निकल जाएगा, तो धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई आते रहेगा। प्राइस अचानक से डाउन भी नहीं होगी, किसान का नुकसान नहीं होगा, और कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बहुत ज्यादा राइज भी नहीं करेगी। इस वजह से जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो इस स्कीम के जरिए सरकार उम्मीद कर रही है कि मेंटेन की जा सकती है। ये एक अदर मेजर कंपोनेंट है। वेयर हाउस को साइंटिफिकली डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की एक शॉर्टेज है इंडिया में, उसको भी स्कीम से पूरा किया जा सकता है। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। अब यदि अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो GS3 में टॉपिक एग्रीकल्चर है, उसमें एक पर्टिकुलर चीज जो इंटरेस्ट की है वो है स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है। फूड प्रोसेसिंग में आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स में इशू है। इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि प्रोड्यूस बन जाए उसके बाद भी क्लोज टू 92,000 से ज्यादा करोड़ का लॉस होता है। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन पेरिशेबिलिटी, मतलब कि कितना जल्दी खराब हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अप टू आधा प्रोड्यूस खराब हो जाता है। सीरियल्स में ये कम होगा क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इसी पर यदि अपन बात करें तो एक बार प्रोड्यूस बन गया उसके बाद भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केस में आप देख सकते हो फ्रूट्स में 1/3 और वेजिटेबल में क्लोज टू 45% फार्मर सेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत इनएफिशिएंट है। तो होता क्या है, इससे फार्मर को लॉस होगा, इससे ये बेच नहीं पाएंगे, तो फार्मर्स को 63,000 करोड़ का माना जाता है लॉस होता है। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आप ध्यान रख सकते हैं, मेंस में हेल्प करता है। और साथ ही साथ माना जा रहा है यदि वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत हद तक जॉब क्रिएट होंगे। तो इट इज एस्टिमेटेड इंडिया में 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इस वजह से। ठीक है, अब साथ ही साथ इंडिया का यदि आपको याद है तो 2015 में सेट किया था डबलिंग फार्मर्स इनकम का टारगेट, जो 2022 तक डबल हो जाना चाहिए, बट अभी तक ये हुआ नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में कुछ रिपोर्ट्स 40 to 60% इंक्रीमेंट भी बोलती हैं, बट कई एनालिस्ट ने इसको डाउटफुल बताया है। ठीक है, तो फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो उनके लॉसेस हो रहे हैं उसे मिनिमाइज किया जाए। इस रिगार्ड में कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट और जितने भी जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ अपन देखें तो हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा सरकार बढ़ावा दे रही है। इनफैक्ट यदि आप
पॉली हाउसेस वगैरह में देखें तो अप टू 50% सब्सिडी दे रही है। कोल्ड स्टोरेज में भी 60% की सब्सिडी है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो हॉर्टिकल्चर का फार्मर को प्रमोशन के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हॉर्टिकल्चर जल्दी खराब होते हैं। तो जरूरत है कि यदि आप एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हो तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट हो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी इंटेंड टू कवर। नेक्स्ट यदि अपन आएंगे तो ओनली 1.9% ऑफ द पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो जाते हैं वो रेलवे से जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, डोमेस्टिकली यदि अपन समझें तो रेलवेज जो होते हैं सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं फॉर अ लिटिल लॉन्गर डिस्टेंस। तीन तरीके के यदि अपन देखें तो ऑप्शन हो सकते हैं, एक रोड होता है, रेल होता है, और तीसरा होता है शिप, मतलब दैट इज वाटर। वाटर में इनलैंड भी आता है प्लस सी का भी ऑप्शन आता है। यदि अपन रोड देखें तो रोड शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमेशा ज्यादा बेनिफिट करती है क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन जहां पर भी लॉन्ग डिस्टेंस आता है वहां पर रेल की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, इसलिए दिस बिकम्स द एफिशिएंट। लेकिन इंडिया में रेल की एफिशिएंसी जो है बहुत कम है, इस वजह से पेरिशेबल में अपन ने देखा लेस देन 2% ऑफ द प्रोड्यूस रेल से जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है इंडिया के केस में। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया। तो किया गया है वो गंगा में ही किया गया है लिमिटेड एक्सटेंट तक, बाकी अभी तक किए भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो रेल शुड बी इम्प्रोवाइज्ड। इसमें क्या करना है, कोल्ड स्टोरेज कोचेस आपको मिलना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ाना है। रेलवे में जो रेड टेपिज्म है, आप यदि कभी भी ट्रांसपोर्ट करोगे रेल में, इतना सरदर्दी होता है रेल में उनके ऑफिसर से भेजना वापस कलेक्ट करना, उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, तभी जाके ये सप्लाई चेन को बेटर किया जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ करते हैं, 2020 में पूछा गया है, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, ठीक है। करेक्ट सेलेक्ट करना है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स, परचेस ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, post harvest expenses, consumption requirements of farm households, construction of family house and setting up of village cold storage facility। अब यदि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। एक चीज मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए एक तरीके की लोन होती है जो सरकार हमें देती है, बैंक हमें देता है। अब यदि इस बात को अपन समझें तो क्रेडिट कार्ड में हमें कुछ दिन अलग अलग बैंक देते हैं, 30 से 50 डेज के टाइम पीरियड में हमें पे करना पड़ता है। तो यदि बहुत भारी एक्सपेंस हुए उसके लिए क्रेडिट कार्ड को तो नहीं यूज किया जाता। किसान क्रेडिट कार्ड है तो वही फंडा में वर्क करेगा। तो परचेस ऑफ ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, मिनी ट्रक्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं, ये तो नहीं होगा, पक्का है, क्योंकि इनको क्या 2 महीने के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा, 1.5-2 महीने में नहीं होगा। तो जहां पर भी 2 होगा मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। तो ऑप्शन डायरेक्टली बन रहा है बी। इस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। यदि अपन बाकी ऑप्शंस को देखें, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस छोटा एक्सपेंस है, इसको करा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज, लोगों को इसमें डाउट आ सकता है, ठीक है, कि ये भी थोड़ा सा कैपिटल कंपोनेंट्स है, लेकिन फैमिली हाउस एक्चुअली परमिटेड है किसान कार्ड क्रेडिट में। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस, अगेन छोटा कैपिटल, इसको यूज कर सकते हैं। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स यूज कर सकते हैं। यदि फिफ्थ भी होता तो शायद डाउट हो सकता था, बट दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी क्योंकि ये ऑप्शन उस तरीके से सेट है, ठीक है। अब लास्ट अपन इसी में डील करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स एट वेरियस स्टेजेस। इसे सबसे पहले केवल फार्मर्स को दिया गया था, फिर बाद में इसे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज जो करते हैं, मतलब एलाइड एक्टिविटीज के लिए भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। इनको क्या मिलता है, 3% पर एनम का सबवेंशन, मतलब कि 7% इंटरेस्ट रेट चलेगा तो 3% का इनको सबवेंशन मिलेगा। इनको नेट 4% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है, कोलैटरल नहीं देना पड़ता है, और जो प्रीमियम है वो बैंक और बोरोवर दोनों 2:1 के रेशियो में करते हैं।
अब एक सिंपल अपन मैं एग्रीकल्चर से मुद्दा रिलेटेड टॉपिक उठाना चाह रहा हूं, वो ये है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फार्मर्स पुअर हैं। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले लैंड है। अपन ने देखा 86% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। एवरेज लैंड जो है 1.15 हेक्टेयर है। लैंड नहीं होगी, प्रोड्यूस कहां से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड, मतलब पर एकड़ आप बोल लो कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ये इंडियन फार्मर्स का बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना की राइस में प्रोडक्टिविटी 3 to 5 टाइम्स इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, तो वीट में प्रोडक्टिविटी यूएस की 2 से 2.5 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से। तो दिस इज द रीजन कि कम लैंड में दूसरे कंट्रीज के फार्मर ज्यादा उगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस एक्सेस करने में प्रॉब्लम है। अभी भी इनफॉर्मल क्रेडिट लेंडर्स का डिपेंडेंस है जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम है। जो सरकारी मंडीज होती हैं वो एपीएमसी मार्केट होती हैं, उनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। एपीएमसी मंडीज में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, ओपन नहीं है, अभी भी डिजिटल ई नाम जो है उसका प्रॉपर वर्किंग नहीं हुआ, इस तरीके के इश्यूज हैं। और कोल्ड स्टोरेज की अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। और इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल, मतलब जो किसानों के पास इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत धीरे आती है, अवेयर नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से कृषि विकास केंद्र सेटअप किए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेट किए गए हैं ताकि फार्मर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। एग्री चैनल सेटअप किए गए हैं यही एम पूरे करने के लिए। तो सब में स्टेप लिए जा रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक ओवरऑल क्वेश्चन आ गया कि एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज हैं, सारे पॉइंट्स। या हो सकता है जैसे आज अपन ने कोल्ड स्टोरेज की बात करी तो उससे एक क्वेश्चन आ जाए और बस उसके पॉइंट्स को अपन को लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन घूम सकते हैं। इसके बियॉन्ड देयर इज वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटी टू आस्क। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।